हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हमने पूरा अच्छे से समझा था। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, और हमने पूरा एक प्रैक्टिकल यहाँ पे तो नहीं करा था, लेकिन प्रैक्टिकल को समझा था। और उसके द्वारा हमने समझा था कि अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन है ना, तो प्रकाश का परावर्तन बोला था क्या मैंने? नहीं, प्रकाश का अपवर्तन समझा हमने, ठीक है। और प्रकाश के अपवर्तन में हमने क्या समझा था? हमने प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा समझी थी। उसके बाद हमने सघन माध्यम समझा, विरल माध्यम समझा, और हमने ये देखा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण आएगी तो क्या होगा, सघन से विरल में जाएगी तब क्या होगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज़ कर ले फटाफट, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। मान लो दो माध्यम हैं, एक विरल है और एक सघन है। तो बताओ, विरल से सघन में आएगी तो, विरल से सघन में आएगी तो जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों? विरल से सघन में आ रही है भैया, विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब से पास आ जाएगी, और सघन से विरल में जा रही है तो उल्टा हो जाएगा ना भैया। जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। याद करने का तरीका क्या बताया था मैंने? वीर दूर हट, ठीक है। तो वीर को दूर हटाया तो उससे हमने याद किया था कि सघन से विरल में जाएगी, यानी कि विरल में जा रही है तो दूर हट जाएगी, सघन में जा रही है तो अभिलंब के पास आ जाएगी, ठीक है। ठीक है भैया, ये हमने पढ़ा था। और सघन माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम क्या होता है बताओ? प्रकाश की चाल सघन माध्यम में ज़्यादा होती है विरल माध्यम में? प्रकाश की चाल सघन माध्यम में ज़्यादा होती है विरल माध्यम में? तो प्रकाश की चाल विरल माध्यम में ज़्यादा होती है ना। विरल में मैंने क्या एग्जाम्पल लिया था? विरल में लिया था मैंने यहाँ पर वायु, और यहाँ पर जल लिया था, ठीक है। तो वायु और जल में से जल सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है। तो वायु में प्रकाश की चाल कम होगी, जल में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। माध्यम जितना ज़्यादा सघन होता जाएगा, माध्यम जितना ज़्यादा सघन होता जाएगा, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है, उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा माध्यम सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम स्टार्ट किया हमने वायु से, वायु में प्रकाश की चाल तेज़ थी, कितनी थी? लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, इतनी चाल थी वायु में। जैसे हम जल में गए, जल थोड़ा सा सघन किया हमने, जल में गए तो जल में प्रकाश की चाल क्या हो गई? थोड़ी कम हो गई। फिर हम गए ग्लास में, कांच में चले गए, तो कांच में गए तो प्रकाश की चाल थोड़ी और कम हो गई। फिर हम गए मान लो हीरे में, यानी कि और हम धीरे धीरे माध्यम क्या कर रहे हैं? सघन कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया? वायु से जल किया, फिर हमने जल से कांच पर आए, कांच से हम कहाँ पर आए? फिर डायमंड यानी कि हीरे पर आए। तो जैसे जैसे माध्यम सघन होता जा रहा है, प्रकाश की चाल धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। तो सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ पर हुई? हीरे में, यानी कि डायमंड में। और वायु में कितनी होती है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में करो, देखिए कितना आता है। किलोमीटर में करेंगे तो 5 का 3 कम हो जाएगा, 10⁵ कैसे हो जाएगा? चलिए देख लो यार, कैसे हो जाएगा? इस वजह से कैसे लिख रहे हैं? 10⁵ कैसे आ गया? सिंपल ज़्यादा, मीटर को किलोमीटर में करना है तो 1000 का भाग देना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा। 1000 का भाग मतलब 1000 का भाग मतलब 10⁻³ का भाग देना पड़ेगा, 10⁻³ का भाग देना पड़ेगा, 10⁻³ का भाग देना पड़ेगा। तो कितना बचेगा? देखो भाग में क्या हो जाती है? घातें घट जाती है। तो 3 × 10⁻³ कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर सेकेंड। 3⁻5 मतलब 5 जीरो लगा ले, 1 2 3 4 5, ये 3 भी है तो इसको 3 कर ले फटाफट से। कितना हो गया? गिन भैया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जितनी प्रकाश की चाल वायु में इतनी ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर चल जाता है प्रकाश। इतनी दूरी तय कर लेता है। कितनी? 3 लाख किलोमीटर। कितने टाइम में? सिर्फ 1 सेकंड में। तो बहुत ज़्यादा होती है प्रकाश की चाल। किस में? वायु में। सबसे ज़्यादा वायु में होती है। फिर धीरे धीरे जितना ज़्यादा सघन करोगे उतनी ज़्यादा वायु की चाल कम होती जाएगी। चलो हमें क्या पढ़ना है अब? चलो उससे पहले हमने ये भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सबसे इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन के नियम पढ़े थे। अपवर्तन के नियम में हमने क्या देखा था?
अपवर्तन के नियम ने हमने ये देखा था कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात स्थिरांक होता है और इसे ही हम स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम पहले बोल दिया मैंने, क्या बोला? प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं और साइन आई बटे में साइन आर बराबर स्थिरांक। दूसरा नियम पहले बोल दिया। पहला नियम क्या था? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन में, लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक ध्यान से समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी है समझना। टफ तो कुछ नहीं है, वो तो आपको समझ में नहीं आया तो टफ है, समझ में आ गया तो ईजी है, ठीक है। चलो एक बार देखो, आसान है वैसे। देखो, किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या बोला फिर से? किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए, मतलब कोई भी दिए हुए माध्यम है। यहाँ पर मान लो माध्यम एक दिया हुआ है, यहाँ पर मान लो माध्यम दो दिया हुआ है, दो माध्यम दिए हुए हैं। दो माध्यमों का युग्म मतलब जोड़ा है ना, युग्म मतलब जोड़ा है ना, दो माध्यमों का जोड़ा है, ठीक है। अब उसमें दिशा परिवर्तन का विस्तार, मतलब जब अपवर्तन होता है ना, प्रकाश किरण जाती है तो वो कुछ अपने दिशा में क्या कर लेती है? परिवर्तन कर लेती है, या तो झुक जाएगी इधर या फिर उससे दूर हट जाएगी, है ना। अभिलंब की ओर झुक जाएगी या फिर उससे दूर हट जाएगी। तो यही दिशा परिवर्तन में कितना ज़्यादा विस्तार होगा, मतलब कितनी ज़्यादा वो झुकेगी या कितनी ज़्यादा वो दूर हटेगी, वो कौन डिसाइड करेगा? वो कौन डिसाइड करेगा? हमारा अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक एक मान है, एक वैल्यू है, ठीक है। एक नंबर होता है अपवर्तनांक, ठीक है, एक नंबर होता है। या फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन मतलब दशमलव में भी हो सकता है। तो एक मान होता है अपवर्तनांक, और क्या बताता है ये हमें बताता है कि जो झुकाव है प्रकाश की किरण का वो कितना ज़्यादा होने वाला है या कितना कम होने वाला है, वो कौन बताएगा? हमें अपवर्तनांक, ठीक है। तो अभी इतना समझो कि अपवर्तनांक होता क्या है, किसके बारे में बताता है हमें। अभी इतना समझो किसके बारे में बताता है हमें, किसके बारे में बताता है? कि झुकाव कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये बताता है। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, फिर से पढ़ता हूँ मैं। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को, दिशा परिवर्तन कितना होगा, है ना, उसका विस्तार कितना होगा, वो उसको कौन बताएगा? उसको किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं? अपवर्तनांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसे दिए हुए माध्यमों के युग्म में प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में लिखा जाता है। मतलब देखो लिखते कैसे इसको, माध्यम एक और माध्यम दो में प्रकाश की चाल कितनी है उसके अनुपात के रूप में हम इसे लिखते हैं। क्या लिखा हुआ देखो ना, इसे दिए हुए माध्यमों के युग्म में प्रकाश की चाल के अनुपात, मतलब माध्यम एक में प्रकाश की चाल कितनी है, माध्यम दो में प्रकाश की चाल कितनी है, उसका अनुपात ले लें तो वही क्या होगा? हमारा अपवर्तनांक होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये बात क्लियर है यहाँ तक? अभी अपवर्तनांक धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा समझ में आ जाएगा अपवर्तनांक, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि साइन आई बटे में साइन आर बराबर क्या था? स्थिरांक था। और पता है इस वहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया कि ये जो साइन आई अपन में साइन आर जो स्थिरांक है वही क्या है? हमारा अपवर्तनांक है। यही इसी स्थिरांक को क्या बोलते हैं? हम अपवर्तनांक बोलते हैं। लेकिन इस अपवर्तनांक को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसे प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में लिखना ही हम पसंद करते हैं ज़्यादा, है ना। वो साइन आई अपन में साइन आर तो लिखा ही था, ठीक है, वो फॉर्मूला नहीं हुआ, वो फॉर्मूला नहीं है, वो तो हमने साइन आई अपन में साइन आर जो स्थिरांक आया है वो अपवर्तनांक है। लेकिन फॉर्मूला मेन क्या होगा इसका प्रकाश की चाल का अनुपात,
अभी अभी मैं आगे बताऊँगा। जैसे कि मान लो मुझे लिखना है माध्यम 2 का अपवर्तनांक लिखना है। मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है अपवर्तनांक किसका? माध्यम 2 का लिखना है। किसके सापेक्ष लिखना है? माध्यम 1 के सापेक्ष लिखना है। सापेक्ष मतलब ये है कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं ना, यहाँ पर दो माध्यम हैं, तो किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक नहीं लिखते हम, हमेशा अपवर्तनांक लिखते हैं ना, तो दो माध्यम चाहिए होते हैं हमें, है ना। तो वहाँ लिखा है ना, देखो, किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए, मतलब माध्यमों के युग्म के लिए बात होती है अपवर्तनांक की, ठीक है। दो जोड़े होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अपवर्तनांक हमें लिखना है माध्यम 2 का, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक लिखना है तो क्या लिखेंगे? प्रकाश की चाल लिखेंगे। प्रकाश की चाल एक में कितनी है? बटे में प्रकाश की चाल 2 में कितनी है, उसी के अनुपात को क्या बोलते हैं हम? अपवर्तनांक बोल देते हैं, ठीक है। प्रकाश की चाल का जो अनुपात है माध्यम 1 में और 2 में, उसी के अनुपात को क्या बोलते हैं हम? अपवर्तनांक बोल देते हैं, ठीक है। तो अपवर्तनांक को लिखते कैसे हैं वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। वो हम समझ लेते हैं कि अपवर्तनांक को लिखा कैसे जाता है। तो ये पहले नोट कर लो इतना, और फिर इसके बारे में हम समझते हैं आगे। तो अब हम समझते हैं माध्यम 2 का मतलब माध्यम अपवर्तनांक लिखते कैसे है ना। जैसे कि मुझे दो माध्यम दे रखे हैं, ये माध्यम 1 दे रखा है, ये माध्यम 2 दे रखा है। तो मुझे लिखना है माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के सापेक्ष। मैंने यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया है? एक सापेक्ष वर्ड यूज़ किया है। और सापेक्ष का मतलब किसके तुलना में, किसकी तुलना में, ठीक है। यहाँ पर हमेशा अपवर्तनांक हम दो माध्यम का लिख रहे हैं, दो माध्यम का लिख रहे हैं मतलब वो जोड़े में लिख रहे हैं हम अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हमेशा जोड़े में लिखा जाता है। जोड़े मतलब किसी एक माध्यम का लिखेंगे दूसरे के सापेक्ष, किसी एक माध्यम का लिखेंगे दूसरे के सापेक्ष, ठीक है। तो हमेशा अपवर्तनांक को सापेक्ष लिखा जाता है किसी के भी, ठीक है। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक लिखना है मुझे माध्यम 1 के सापेक्ष, ठीक है। माध्यम 1 के सापेक्ष मुझे अपवर्तनांक लिखना है। तो मैं कैसे लिखूँगा? देखो, पहले लिखेंगे कैसे उसको हम लिखेंगे म्यू से। कैसे लिखेंगे बेटा? म्यू से। अपवर्तनांक को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किसका लिखना है? माध्यम 2 का अपवर्तनांक लिखना है माध्यम 1 के सापेक्ष। तो ऐसे लिखेंगे म्यू 2 1, यानी कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। अब क्या करें? माध्यम 2 का अपवर्तनांक लिखा है मैंने किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष लिखते हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल को लिखेंगे ऊपर। तो ऊपर क्या लिखूँगा? कौन से माध्यम में बताओ? माध्यम 1 के सापेक्ष लिखा है, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। और नीचे क्या लिखूँगा? नीचे लिखूँगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। मैं बता, प्रकाश की चाल का ही अनुपात होता है ये अपवर्तनांक। प्रकाश की चाल का ही क्या होता है? अनुपात, मतलब बटे में लिखते हैं तो अनुपात हो जाता है वो, ठीक है। तो म्यू 2 1 यानी कि अपवर्तनांक माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष लिखते हैं उसको हम क्या लिखते हैं? ऊपर, यानी कि अंश में लिखेंगे। और जिसका अपवर्तनांक लिख रहे हैं उसको क्या लिखेंगे हम? हर में, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये अपवर्तनांक लिखना आ गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। चलो, अगर पूछा था माध्यम 1 का अपवर्तनांक, अगर पूछा था कि माध्यम 1 का बताओ माध्यम 2 के सापेक्ष, तो कैसे लिखते हैं? माध्यम 1 का पूछा 2 के सापेक्ष, तो कैसे लिखते बताओ? माध्यम 1 का पूछा है 2 के सापेक्ष, तो इस बार क्या लिखते? माध्यम 1 का पूछा है ना, तो म्यू 1 2 1 का 2 के सापेक्ष, और 2 जिसके सापेक्ष है उसको ऊपर लिखते हैं। तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल अपोन में माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। क्या बोला मैंने? म्यू 1 2 लिखना है, यानी कि माध्यम 1 का
माध्यम 2 के सापेक्ष लिखना है तो 1 का 2 के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष है उसको उसमें प्रकाश की चाल कहाँ आएगी, ऊपर, और जिसका निकालना है उसकी नीचे। क्लियर है बात सबको? तो ये हो गया अपवर्तनांक। इसको हटाता हूँ मैं, एक ही लिखेंगे हम बस, दूसरा समझने के लिए समझा दिया मैंने कि कैसे हम लिखने वाले हैं उसको। दूसरी चीज़ हमें क्या समझनी है इसमें, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसकी परिभाषा कभी कभी आ जाती है, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, अगर हमने दो माध्यम दे रखे हैं हमारे पास, यहाँ पर दो माध्यम दे रखे हैं, लेकिन हमने वहाँ पर एक माध्यम को वायु कर दिया, एक माध्यम को क्या कर दिया बेटा, एक माध्यम को क्या कर दिया, वायु कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। वो लिखा हुआ देखो, यदि माध्यम 1 को हमने क्या कर दिया, निर्वात या वायु कर दिया। निर्वात से समझते हो, निर्वात क्या होता है, जहाँ पर वायु भी नहीं होती वो उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष में चले जाएं, अगर हम जा तो नहीं सकते, लेकिन अगर चले जाएं अंतरिक्ष में तो वहाँ पर वायु नहीं होती है, इसका मतलब वहाँ पर जो माध्यम है वो कैसा है, निर्वात है, ठीक है। तो यदि माध्यम 1, कोई भी माध्यम, तो यहाँ पर हमने माध्यम 1 को क्या कर दिया, निर्वात या वायु कर दिया, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक अगर हम लिख रहे हैं, माध्यम 2 का अपवर्तनांक हम लिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। हाँ, निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा, ठीक है। और उसे हम क्या बोलेंगे, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, जो कि निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, चलो निरपेक्ष अपवर्तनांक सबको क्लियर है। चलो निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखते हैं, फॉर्मूला। निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लिखते हैं एन नहीं है, क्या है, म्यू एम से लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो म्यू एम मतलब माध्यम का, उस मीडियम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लिख रहे हैं बताओ, हम लिख रहे हैं निर्वात के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष लिख रहे हैं, तो जिसके सापेक्ष लिख रहे हैं उसका ऊपर लिखेंगे, यानी कि निर्वात या वायु, निर्वात या वायु है ना, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। तो निर्वात या वायु क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल लगभग सेम होती है। क्या बोला, निर्वात और वायु में लगभग प्रकाश की चाल सेम होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। निर्वात और वायु में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है प्रकाश की चाल में, इसलिए हम वहाँ पर निर्वात ले लो या फिर वायु ले लो, ठीक है। तो म्यू एम यानी कि माध्यम का सापेक्ष, माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष लिखना है उसको ऊपर लिखेंगे, तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अपोन में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, जल्दी बोलो, यहाँ तक सबको क्लियर है। चल, तो ये हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक भी हमने पढ़ लिया। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हाँ निरपेक्ष अपवर्तनांक क्लियर कर लिया हमने। हाँ, एक दो चीज़ और बताता हूँ मैं इसमें, क्या बतानी है मुझे। निरपेक्ष अपवर्तनांक, देखो निरपेक्ष अपवर्तनांक हम वायु के सापेक्ष निकाल रहे हैं, निर्वात के सापेक्ष निकाल रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो उसमें हमेशा एक माध्यम क्या रहेगा, एक माध्यम क्या रहेगा, वायु या निर्वात रहेगा, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं, मान लो मैंने बोला कि ग्लास का, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बोला मैंने, क्या बोला, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो किसके सापेक्ष है, वायु या निर्वात के सापेक्ष है। मैंने क्या बोला, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बताओ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ कांच ही बोल रहा हूँ, और मैंने तो बोला था कि अपवर्तनांक तो दो चीज़ों के लिए होता है, दो माध्यम है उसमें। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, मैंने यहाँ बोल दिया निरपेक्ष अपवर्तनांक, और निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल दिया, तो वहाँ पर अंडरस्टूड है, वहाँ पर वैसे हम समझ जाएंगे कि वो किसके सापेक्ष है, वायु या निर्वात के सापेक्ष है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला यहाँ पर वायु है, और यहाँ पर ग्लास यानी कि कांच है, और मुझे बोला गया है कि कांच नहीं लो, यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर जल,
पानी ले लेते हैं। ठीक है, चलो, तो क्या समझा रहा था मैं? मैं ये समझा रहा था कि अगर हमें बोल दिया जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो हम समझ जाएंगे किसके सापेक्ष है, वो वायु के सापेक्ष है ना, किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष है। और जल का अपवर्तनांक हम याद भी कर सकते हैं, वो होता है 1.33। कितना होता है? 1.33। और हम एक और किसका याद रखेंगे हम? ये तो हमने याद रख दिया जल का अपवर्तनांक, और हम याद रखेंगे वायु का। अब वायु का अपवर्तनांक कैसे होगा? या सर तो बोल रहे हैं भैया वायु के सापेक्ष ले रहे हैं, तो वायु का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, वायु का अपवर्तनांक जब हम लिख रहे हैं, जब वायु का अपवर्तनांक लिख रहे हैं, तो यहाँ पर वायु ने आके निर्वात आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निर्वात आ जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अपन में क्या आ जाएगा? वायु में प्रकाश की चाल। निरपेक्ष अपवर्तनांक जब हम लिख रहे हैं वायु का, तो ऊपर तो निर्वात रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा? वायु। अब ऊपर निर्वात आ गया, निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे आ गया वायु में प्रकाश की चाल। तो सर ने तो बोला था निर्वात और वायु के प्रकाश की चाल तो लगभग बराबर होती है। निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? लगभग बराबर होती है। इसीलिए ये आता है लगभग 1.0003। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो कितना आता है? 1.0003 आता है। ठीक है, किसका अपवर्तनांक? वायु का अपवर्तनांक। जल, देखो अगर किसी दूसरे का अपवर्तनांक लिख रहे हैं, किसी भी दूसरे का अपवर्तनांक लिख रहे हैं, तो हमेशा वो किसके सापेक्ष रहेगा? वायु या निर्वात के सापेक्ष। लेकिन जब वायु का लिख रहे हैं तो बस वायु को लिख रहे हैं तो निर्वात के सापेक्ष कर लेंगे। ठीक है, वायु का लिख दिया निर्वात के सापेक्ष। और निर्वात का अपवर्तनांक कभी नहीं होता है, निर्वात का अपवर्तनांक कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निर्वात के सापेक्ष ही बात कर रहे हैं हम सापेक्ष निर्वात के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो कैसे होगा? अगर कोई बोलता है कि निर्वात का अपवर्तनांक लिखो ही, तो लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? ऊपर भी निर्वात नीचे भी निर्वात, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। निर्वात का अगर पूछ ही ले कोई अपवर्तनांक बताओ, तो 1 हो जाएगा वो। ठीक है, वैसे तो नहीं आता निर्वात का अपवर्तनांक। ठीक है, जल का हो गया, वायु का हो गया, एक और याद रख लो, हीरे का, हीरे का अपवर्तनांक। सबको पसंद है हीरा। ठीक है, कितना याद रखो, मतलब कितना है बताओ, याद रखो कितना होता है हीरे का? 2.42। कितना होता है? 2.42। याद रखना, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। आ जाता है एग्जाम में डायरेक्ट कि हीरे का अपवर्तनांक बताओ, कितना होगा? 2.42। सबको क्लियर है अब निरपेक्ष अपवर्तनांक? आई थिंक। ठीक है, इसको लिख लो, नोट कर लो अच्छे से। हाँ, नोट करने से मुझे याद आया कि सभी को कॉपी बनानी है अच्छे से, नोट्स बनाने हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है कि बस लिख रहे हैं बैठ के, है ना, क्योंकि अगर हम क्लास में सुन रहे हैं, सारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बाद लिखते हैं तो हमें अच्छे से याद होता है। ठीक है, तो लिखना ज़रूरी है सबको, है ना, भले याद हो या नहीं हो, लिखना ज़रूरी है सबको। ठीक है, जैसे अच्छे से याद होता है पर लिखना सबको ज़रूरी है। नोट्स सभी बनाएंगे कॉपी में। ठीक है, ऐसे बैठ के सिर्फ लिखने से, बैठ के देखने से काम नहीं चलेगा, सब भूल जाओगे, वरना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो रिवीजन करते रहना है हमें बार बार। ठीक है, चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन। गोली लेंस से अपवर्तन कैसे होता है वो समझते हैं। तो गोली लेंस पहले हमने पढ़ा अपवर्तन किससे? समतल सतह से, है ना। 2 सतह थी, वायु, 2 सतह नहीं, 2 माध्यम थे, बीच में एक सतह थी, तो उससे हमने अपवर्तन पढ़ा। और वो सतह कैसी थी? बिल्कुल प्लेन थी। लेकिन इस बार हम किससे पढ़ेंगे? गोली लेंसों के द्वारा अपवर्तन हम पढ़ेंगे। तो गोली लेंस से पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं लेंस क्या होता है। लेंस क्या होता है? सबको पता है लेंस क्या होता है। ठीक है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। 2 पृष्ठ रहेंगे पहली बात, और कैसा रहेगा वो? पारदर्शी माध्यम रहेगा। पारदर्शी माध्यम मतलब इसके हम आर पार देख सकेंगे। ठीक है, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो। या तो एक पृष्ठ गोली हो जाएगा, तो एक पृष्ठ गोली हो जाएगा, या फिर दोनों पृष्ठ गोली हो जाएंगे, है ना। ऐसे भी हो सकता है, एक पृष्ठ गोली या दोनों पृष्ठ गोली, इस टाइप से हो सकता है कोई भी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। देखो इसमें क्या है? एक पृष्ठ गोली है, दूसरा पृष्ठ गोली नहीं है। इसमें क्या है? दोनों पृष्ठ गोली है। इसमें भी देखो क्या है, इसमें एक पृष्ठ तो गोली है, ये वाला तो गोली है,
और ये वाला क्या है, प्लेन है, ठीक है। और लास्ट वाले में दोनों पृष्ठ गोलीय हैं। तो इस टाइप से इस टाइप से ऐसा माध्यम हमारा क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो जिसकी एक या दोनों पृष्ठ क्या होगी, गोली होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो टाइप के हमें लेंस पढ़ने हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस में क्या लिखा मैंने, यह किनारों की अपेक्षा, उत्तल लेंस में क्या लिखा, यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। इसका मतलब इस टाइप से रहेगा, जो किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटा रहेगा, यानी कि बीच में से मोटा रहेगा, ऐसे कुछ। ये क्या होगा हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा रहेगा भैया, बीच में से मोटा, किनारों पे से पतला, पत्ती होती है ना, इस टाइप से, ठीक है। अवतल लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस होगा बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है, बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा रहेगा, कुछ ऐसा, किनारों से मोटा रहेगा और बीच में से कैसा रहेगा, पतला रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा उत्तल, ये क्या हो जाएगा अवतल लेंस। तो याद रखना है हमें, उत्तल लेंस कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, अवतल लेंस कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और क्या बोला मैंने, उत्तल लेंस कैसा रहेगा, बीच में से मोटा, किनारों पर से पतला। अवतल लेंस कैसा रहेगा, बीच में से पतला और किनारों पर से थोड़ा सा मोटा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोली लेंस के बारे में देख लिया। लेंस क्या होता है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसकी एक या दोनों पृष्ठ गोली हो। उत्तल लेंस में क्या पढ़ा हमने, लेंस ही है वो, लेकिन बीच में से अगर पतला हो गया, नहीं सॉरी, बीच में से मोटा हो गया और साइडों से पतला हो गया तो वो हो जाएगा उत्तल लेंस। और अवतल लेंस में क्या लिखेंगे, बीच में से पतला लेकिन किनारों पर से मोटा होगा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये नोट कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। किस पर, अपवर्तनांक जो पढ़ा ना हमने, उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। बीच में पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, सुनना ध्यान से ना। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जब जल में प्रवेश करती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 194 पर, NCERT का हमारा है ना, मतलब तुम्हारी बुक का, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। जल में प्रवेश कर रही है, तिरछी प्रवेश कर रही है, सीधी नहीं आ रही है, तिरछी आ रही है। बोला है कि क्या प्रकाश की किरण, यहाँ पर पहले बनाओ अभिलंब, क्या प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर झुकेगी, जल्दी बताओ। प्रकाश की किरण आ रही है, वायु से जल में आ रही है, तो बताओ अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब से दूर हटेगी, ये पूछा गया क्वेश्चन में, और क्यों होगी ऐसा, तो बताओ जल्दी से। अब देखो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा था, देखो वायु कौन सा माध्यम है, विरल, जल की तुलना में कैसा है, विरल, और जल कैसा है, सघन। तो क्या होगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब, बताओ जल्दी क्या होगा, मैंने बोला था वीर दूर हट, तो विरल में जाएगी दूर हट जाएगी, तो इसका उल्टा सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर आ जाएगी, अभिलंब की ओर आ जाएगी, ठीक है। तो उसने बोला था अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। और बोला ऐसा क्यों, क्योंकि जल विरल माध्यम है और वायु क्या, सॉरी उल्टा, वायु विरल माध्यम है, जल कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसलिए, ठीक है। चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। मतलब प्रकाश वायु से कहाँ प्रवेश कर रहा है, प्रकाश वायु से प्रवेश कर रहा है, इस बार कहाँ प्रवेश कर रहा है, कांच की प्लेट में। वायु से जाना चाहिए था उसको सीधे, इस बार बताओ कहाँ जाएगा,
विरल से सेकंड में आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक है। विरल सेकंड में आ रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। आगे क्या बोला उसने, आगे बोला है कि इस कांच की प्लेट का अपवर्तनांक दिया हुआ उसने, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। अब देखो केवल अपवर्तनांक वर्ड यूज़ किया उसने, तो इसका मतलब वो क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। कितना दिया हुआ है, 1.50, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। आगे क्या बोला उसने, आगे बोला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल भी दी हुई उसने। क्या दी हुई है, निर्वात में प्रकाश की चाल भी उसने दी हुई है। वो दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमको पता भी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पूछा गया है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। ये नहीं पूछा कि दूर हटेगी पास हटेगी, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने ना। इधर पूछा क्या है कि उसने बोला कांच का अपवर्तनांक दे दिया, निर्वात में प्रकाश की चाल दे दी, और कांच में प्रकाश की चाल पूछ ली। इसको वी मान लेते हैं हम, ये वी उसने पूछ लिया। रिपीट कर रहा हूँ मैं, कांच का अपवर्तनांक दिया, कांच का अपवर्तनांक दिया, कांच में प्रकाश की चाल पूछ ली, वायु में प्रकाश की चाल देख ली। वायु या निर्वात का एक ही होता लगभग, तो हम एक ही मानेंगे, या वायु बोल दो या निर्वात बोल दो, है ना। प्रकाश की चाल दोनों में लगभग सेम होती है, ठीक है। चलो तो क्या करें, फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला याद है हमको अपवर्तनांक का, तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर दो माध्यम कौन कौन से हैं, निर्वात है तो निर्वात तो ऊपर ही आता है, निर्वात ऊपर ही आता है ना। ये एक तरह से निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है, ये जो अपवर्तनांक दिया हुआ है ना वो निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल अपोन में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है वो हमें निकालनी है। नीचे क्या आ जाएगा, माध्यम मतलब कांच, उस माध्यम मतलब कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल। चलो इधर सोल्व कर लेते हैं। हाँ, अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.50। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है दी हुई, क्या 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। कांच में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है, v है ना, कांच में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है, जो कि हमने क्या माना है, v माना है। क्या करें, इधर ले जाओ, इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 0 है ना, इधर ले गए मल्टीप्लाई में हो गया 3, इधर क्या है 3 × 10⁸। v निकालना है 1.50 को इधर ले आओ, 1.50 को 1.5 लिख सकता हूँ मैं, लास्ट का 0 कुछ काम का नहीं होता, ठीक है। पॉइंट हटा ले, ऊपर 0 लगा ले, 15 से काट दे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो v आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। पूछा था हमसे कांच में प्रकाश की चाल बताओ, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया हमने, अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगा दिया सिंपल सा, कि निर्वात में प्रकाश की चाल अपोन में कांच में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई थी 3 × 10⁸, अपवर्तनांक दिया हुआ था, v पूछा था, v निकाल लिया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो दर्पण में पढ़ा था, जो हमने उत्तल दर्पण में जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर पढ़नी है, लेंस में। किस में, लेंस में। किस में, कौन से लेंस में, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सारी चीज़ें वही पढ़नी है वापस से। तो वापस सारी चीज़ें वही पढ़नी है तो थोड़ी सी आसान रहेगी, क्योंकि पहले हम सारा पढ़ चुके हैं, थोड़ी चीज़ें क्या रहेगी, आसान रहेगी। जैसे कि हमने वहाँ पर क्या क्या पढ़ा था, और हमने 3 नियम पढ़े थे उत्तल लेंस और अवतल लेंस सॉरी 4 नियम। रे डायग्राम यानी कि किरण आरेख बनाने के हमने वहाँ पर 4 नियम देखे थे, तो वही यहाँ पर भी 3-4 नियम रहेंगे उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। वहाँ पर क्या थे, दर्पण के लिए थे, यहाँ पर लेंस के लिए रहेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने वहाँ पर, और हमने पढ़ा था वहाँ पर दर्पण सूत्र पढ़ा था,
तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, लेंस सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। और वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, आवर्धन पढ़ा था, आवर्धन। तो यहाँ पर भी हम आवर्धन पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें वही है, चिन्ह परिपाटी भी वही है सारी। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नियम। हाँ, सबसे पहले एक काम करते हैं, वहाँ पर हमने मिक्स कर लिया था थोड़ा सा, वहाँ पर हमने अवतल और उत्तल को थोड़ा मिक्स कर दिया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम पूरा अवतल लेंस पढ़ेंगे या पूरा उत्तल लेंस पढ़ेंगे और फिर अवतल या उत्तल पर आएंगे। तो पहले क्या पढ़ें, पहले काम कर लेते हैं, उत्तल पढ़ लेते हैं। पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, उत्तल लेंस से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले उत्तल लेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस से स्टार्ट करने से पहले वहाँ पर हमने कुछ नियम पढ़े थे, ठीक है। चलो एक काम करें, पहले वाला थोड़ा रिवाइज करते हैं ताकि इसमें यूज़ होगा, ठीक है। इसमें यूज़ होगा, थोड़ा पहले वाला रिवाइज करते हैं। तो पहले मुझे बताओ कि वो सब याद कर लिया कि अगर हम वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और वस्तु अगर फोकस पर रखी हुई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को अगर हमने आर पर रख दिया यानी कि वक्रता केंद्र पर रख दिया तो कहाँ बनेगा। याद किया गया, नहीं याद किया ना, पता था मुझे नहीं याद किया होगा, याद करो भैया, हो ऐसे काम नहीं चलेगा। पहला पढ़ा था हमने अनंत पर, अनंत पर पढ़ा था। तो सबसे पहले अनंत से रेखाएं कैसी आई थी, मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से गुजरी थी वो बताओ, वो गुजरी थी फोकस से। दो रेखाएं आई थी, याद करो, है ना। इसमें हम दो रेखाएं ले गए थे, ये देखो अनंत से एक और रेखा गई तो कहाँ से पास हुई, फोकस से पास हो गई। तो कहाँ पर बना था प्रतिबिंब, फोकस पर बना था। और देखो प्रतिबिंब दर्पण के बाहर बन रहा है तो वास्तविक बना था, वास्तविक बना था और बिंदु आकार का बना था, ठीक है। दूसरी बात, फिर हम धीरे धीरे कहाँ पर आए थे, फिर धीरे धीरे आए हम आगे आगे आए तो हमने कहाँ रखा था वस्तु को, हमने वस्तु को रखा था सी से परे, यहाँ पर कहीं रखा था, सी से परे रखा था। पहला काम करा था हमने मुख्य अक्ष समांतर, कहाँ से गुजरी थी, फोकस से। दूसरा काम क्या किया था हमने, दूसरा काम सी से पास करवाया था। तो यहाँ सी थोड़ा पास आ गया, थोड़ा इधर ले लेते हैं, सी से पास करवाया था, ये सी से पास करवाया था। तो वापस वो उसी दिशा में लौट जाएगी, बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मिली, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना कुछ था, ठीक है। प्रतिबिंब मिरर के दर्पण के बाहर बना है तो वास्तविक बनेगा, ऑब्वियसली बात है। वास्तविक बना, उल्टा बना क्या, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर ऐसा बन गया, उल्टा बन गया। तो वास्तविक के साथ उल्टा आता है, ये बताया था मैंने। वास्तविक उल्टा और छोटा बन गया थोड़ा सा, देखो छोटा हो गया ना, थोड़ा छोटा हो गया, देखो। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर पता होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर हमें याद होनी चाहिए। क्या एक और चीज़, फिर धीरे धीरे हम आगे आए तो सी पर रखा, सी पर रखा वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी पर ही बना था। सी पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी पर ही बना था। सी और एफ के बीच में रखा था तो सी से परे चला गया था। इसका उल्टा हो जाता है कि सी से परे है तो सी और एफ के बीच में, और सी और एफ के बीच में वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब बनेगा सी से परे। फिर हमने एफ पर रखा था तो फिर उल्टा हो गया, देखो एफ पर रखा था तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया था, अनंत पर बन गया था। इसी का उल्टा हो गया, देखो अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब एफ पर बना, और अगर एफ पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर बना। और फिर हम धीरे धीरे आगे आए तो हमने एफ और पी के बीच में रखा, एफ और पी के बीच में रखा था तो इस बार प्रतिबिंब का वो बिल्कुल अलग बन गया था। कैसा बन गया था, अंदर बन गया था, अंदर बन गया था। और अंदर बन गया था तो वास्तविक है आभासी, प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बना है तो आभासी, आभासी है तो सीधा रहेगा, वास्तविक था तो उल्टा रहा था ना, तो आभासी रहेगा तो कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। और बड़ा हो गया क्या, हाँ बड़ा हो गया, प्रतिबिंब कैसा हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार याद कर लो अच्छे से, और फिर ही हम स्टार्ट करेंगे किसको, उत्तल लेंस और अवतल लेंस को, ठीक है। तो एक बार इन सबको अच्छे से पढ़ना, नियम भी पढ़ना कि कैसे कैसे नियम, हमने 4 नियम पढ़े थे यहाँ पर, को क्या क्या पढ़े थे, है ना। तो अच्छे से रिवाइज़ करते रहो, रिवाइज़ करने से ही हमें याद रहेगी चीज़ें, वरना भूल जाओगे चीज़ें। इतनी सारी चीज़ें हैं, सारी बड़ा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो रिवाइज़ करते रहो। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।